नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनरल अवेयरनेस विद एस सिंह में। दोस्तों, जैसा कि हमने जनजाति विद्रोह भारत में जो ट्राइबल जो रिवॉल्ट जो जनजाति विद्रोह के बारे में हम अपने चैप्टर में अध्ययन में पढ़ रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, जनजाति आंदोलन। तो हमने इसमें दोस्तों कि चार फेजेस में बांटा था, जिसमें पहला हमने देखा था दोस्तों कि पहला जो था कि प्री 1857 1857 के पूर्व में जो ट्राइबल मूवमेंट जो हुए हैं, जिसका हमने पहले वाली वीडियो में कवर पूरा कर लिया है। सेकेंड हमने चरण बताया था कि आफ्टर 1857 टू प्री इंडिपेंडेंस, जो मतलब 1857 के बाद और 1947 के पूर्व तक। थर्ड चरण में हमने बांटा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 1947 के बाद अर्थात एंड प्री एलपीजी रिफॉर्म्स, तथा जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो हमारे यहाँ औद्योगिक जो रिफॉर्म आए, जो इंडस्ट्रियल जो सुधार हुए 1991 में, इससे पूर्व के जो ट्राइबल मूवमेंट देखेंगे। चौथे चरण में हम देखेंगे कि आफ्टर 1991, जो एलपीजी के बाद इन करेंट सिचुएशन, जो आज की स्थिति क्या है ट्राइबल मूवमेंट में, ट्राइबल जो आंदोलन है, जो सोशियो इकोनॉमिक और जो जल जंगल जमीन के जैसे किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, ये देखना है चौथे चरण में। तो दोस्तों हमने पहला चरण को जो कवर करा था कि 1857 से पूर्व के ट्राइबल मूवमेंट, हम पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि आफ्टर 1857 टू प्री इंडिपेंडेंस, 1857 के पश्चात और 1947 के पूर्व तक के जो मूवमेंट रहेंगे। तो इसमें दोस्तों हम वीडियो के जो कैपेसिटी हिसाब से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं दोस्तों। तो आप जैसे टॉपिक आपका हेडिंग रहेगा ट्राइबल मूवमेंट आफ्टर 1857 टू प्री इंडिपेंडेंस, जो 1947 जो पहले पूर्व का देखेंगे। इसमें मुख्य जो हम रीजन्स देखेंगे, जो क्षेत्र, किन क्षेत्रों में मुख्य ये मूवमेंट हुआ, तो देखेंगे आप देखेंगे दोस्तों कि छोटा नागपुर का जो पठार वाला क्षेत्र है, बंगाल प्रांत है, और पूर्वोत्तर के जनजाति जो क्षेत्र हैं, पूर्वी घाट है, ठीक है, और दक्कन का पठार, पूर्वी घाट एवं दक्कन का पठार देखेंगे, पश्चिमी जो बॉम्बे प्रांत में देखेंगे, और पश्चिमी घाटी जो क्षेत्र में भी देखेंगे, द्रविड़ आदिवासी क्षेत्र में, जो कन्नड़ जो द्रविड़ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें भी ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर 1857 के वाला जो आंदोलन हुए हैं। इसमें मुख्य कारक जो फैक्टर्स रहेंगे दोस्तों, तो मुख्य कारक में आप ध्यान देंगे कि जो दीकू जिसे बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, जो जनजाति हैं, जो ट्राइबल, जो आदिवासी, जो परंपरागत वनवासी जो लोग हैं, तो दीकुओं एवं जो सेठ साहूकारों का जो बढ़ता प्रभाव रहेगा, एक रहेगा जो भूमि बंदोबस्त कानून है, जो ब्रिटिश जब यहाँ शासन हो जाता है, तो जो भूमि जो लैंड सेटलमेंट एक्ट है, ये रहेंगे इनके फैक्टर। वन एवं पुलिस जो आपराधिक कानून है, जो फॉरेस्ट में जो कानून रहेंगे, जो पुलिस व्यवस्था, जैसे आप देखेंगे इंडियन पेनल कोड, जो आज भी आप आईपीसी जिस पे अभी अमेंडमेंट हुआ है, जो नागरिक संहिता, न्याय संहिता, और जो ये जो संहिता के रूप में, तो ये 1860 का कानून है। सीआरपीसी आप देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम के हैं, 1800 के समथिंग, 1896 1886 इस टाइम के जो एक्ट रहे हैं, जो आज तक चले आ रहे थे, जो ब्रिटिश लेगेसी, ब्रिटिश परंपरा से चला आ रहा था। ठीक है दोस्तों, कुछ रिफॉर्म्स अमेंडमेंट होते रहे कि एज इट इज़ नहीं है, जो यथास्थिति जैसे कुछ चाओस अव्यवस्था रही कहीं पे, यथास्थिति एक्टों में सुधार संशोधन होते रहा। ये है जैसे जो आप सेक्शन 144 देखते हैं, जो धारा 144 जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, ये तो जनजातियों के जो आजीविका, संस्कृति के रहन सहन व वनोपज संग्रहण, ठीक है, जो जिस तरीके से वो लोग फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस कलेक्शन करते थे, ये भी कारक रहा कि इसमें वनोपज संग्रहण तथा उनकी कृषि पद्धति पर जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जो अंग्रेजी शासन के कानूनों का जो प्रभाव पड़ा, वह महाजनों श्रेष्ठियों बिचौलियों का अनियंत्रित प्रभाव, व जो कर्ज का जाल तथा नए करों का आरोपण तथा जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी प्रथा है, ये सारे फैक्टर्स जो कारक रहेंगे कि इस अवधि में जो जनजाति विद्रोह, जो जनजाति आंदोलन होंगे दोस्तों। इसके
रिलेवेंस देखेंगे आप, प्रासंगिकता, तो क्या प्रासंगिकता रही, क्या इम्पैक्ट रहे, क्या प्रासंगिकता रही, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या रिफॉर्म्स होंगे। तो आप रिलेवेंस में देखेंगे एक सुधारात्मक प्रयास होगा दोस्तों, प्रयास होंगे यथा जैसे भूमि भूमि बंदोबस्त कानून आएंगे, जो लैंड सेटलमेंट कानून नया लाएगा कौन, ब्रिटिश जो शासन जो में है वो, वह जो ब्रिटिश अधिकारी रहेंगे जो यहाँ पे शासन जो प्रांतों में जो शासन कर रहे थे या जो गवर्नर रहेंगे, ठीक है ये। और वन जो कानूनी जो प्रक्रियाओं में कुछ इसमें भी रिफॉर्म्स करेंगे। साथ ही ब्रिटिशों द्वारा यह होगा कि निरंकुश दमन का जो मार्ग अख्तियार कर नेताओं को बंदी बनाएगा ब्रिटिश, और इसका प्रतिक्रिया कैसे देंगे, इसका रिएक्शन में रिएक्टिव कैसे प्रतिक्रिया करेंगे कि जो उनके लीडर्स रहे जो ट्राइबल मूवमेंट के, उनको पकड़ेंगे, बंदी बनाएंगे, मृत्युदंड देंगे, ठीक है ये रहेगा। नेताओं को बंदी बनाएंगे, सहयोगी आंदोलनकर्ताओं लड़ाकों को अमानवीय मृत्युदंड के साथ ही कुछ रियायत भी दे जाएगा, कि कुछ रियायत छूट कानूनी रूप से देंगे। तथा जनजातियों के जो नए प्रणेता रहेंगे, जो नए प्रणेता जो लीडर्स, जो जनजाति जो ट्राइबल है, ये नए प्रणेता देवताओं व भगवान स्वरूप जो ख्याति मिलेंगी इनको, जैसे कि बिरसा मुंडा आप देखेंगे, ताना भगत आप देखेंगे, जो ताना भगत मूवमेंट में, जो बिरसा मुंडा आंदोलन में, जो कि जो उलगुलान जो मूवमेंट हुआ, जो मुंडा विद्रोह, इसमें बिरसा मुंडा किस तरीके से भगवान बनकर भगवान के स्वरूप में आता है दोस्तों। तो ये है चर्चा रहेगा हमारा आपके पर्सपेक्टिव, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, एक अवेयर पीपल के पर्सपेक्टिव से, एक हिस्टोरियन, एक जानकार, एक व्यक्ति के रूप में इतिहास को जो जानने के लिए, तो ये महत्वपूर्ण आपका रहेगा। तो ये इसकी प्रासंगिकता रहेगी दोस्तों। तो हम चलिए इवेंट्स पे चलते हैं कि क्या क्या इवेंट्स रहे, कौन कौन से इवेंट्स घटित हुए। तो मुख्य मुख्य इवेंट्स को देखेंगे दोस्तों कि जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए जी। जो आम रूप से आप जैसे दिवस को मनाते हो, जनजाति दिवस, तो एक्चुअल में वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्यों आई, ये भी जानना चाहिए आपको। तो चलिए इवेंट्स देखते हैं। तो पहला मुख्य इवेंट आप देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे बोक्ता विद्रोह देखेंगे, जिसको कि मुक्ति लड़ाई भी बोलते हैं, मुक्ति लड़ाई आंदोलन या सरदारी लड़ाई भी बोलते हैं, मुक्ति लड़ाई, सरदारी लड़ाई या बोक्ता विद्रोह, ये है पहला मुख्य हम देखेंगे। तो ये होता है दोस्तों 1858 से 1895 तक चलता है, लंबी अवधि तक चलता है। ये क्षेत्र में देखेंगे तो यही क्षेत्र है जो छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र रहेगा ये क्षेत्र। इसमें मुख्य जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहा, तो जो आदिवासियों की जो जमीन से ना दोस्तों, जमींदारों को बाहर करना। जो ट्राइबल चाहेंगे अपनी जो भूमि से, जो जमींदारी प्रथा गई थी, जिस तरीके से काश्तकार जो जमींदार आ गए थे, तो उनको अपनी जमीन से बाहर करना, ये इनकी प्रारंभिक रणनीति रहेगी। जो प्राइमरी स्ट्रेटजी कि जमींदारों को अपनी जमीन से बाहर करना। किसकी बात कर रहे हैं हम, बोक्ता विद्रोह या मुक्ति लड़ाई जिसको बोलो, या सरदारी लड़ाई बोलो, ये है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, ये जमींदारियों को अपनी जमींदारी से, अपनी जो जमीन से बाहर करेंगे कौन, आदिवासी, इसके लिए लड़ेंगे। ये प्रारंभिक स्ट्रेटजी है। बाद में ना दोस्तों ये देखो लंबा चला है, तो 1890 के दशक में क्या होगा, सरदार आंदोलन, जिसमें सरदार आंदोलन का रूप अख्तियार करेगा, रूप धारण करेगा। और ये सरदार आंदोलन के रूप में जो भी हमारे जो वेस्टर्न जो पाश्चात्य में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से इसमें के अंतर्गत, और इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकार पाकर, जो संरक्षण पाकर जितने भी यूरोपीय जो इस क्षेत्र में आए थे, कहाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हो रहा था, तो यूरोपियों के खिलाफ हो जाएगा। ये बाद की रणनीति कौन, 1890 के दशक में चलेगा, सारे जो यूरोपियों के खिलाफ होगा, इसकी रणनीति बनेगी। और कानूनी मांग नहीं मिलने पर, देखो एक लीगल तरीके से मांग करेंगे, कानूनी मांग नहीं मिलने पर, यह जो पारंपरिक हथियार है, जैसे पारंपरिक हथियार क्या पाएंगे, जैसे भाला, बल्छी, कुदाला, धनुष, बाण, इनका उपयोग करेंगे कौन, आदिवासी जो ट्राइबल लोग धनुष, बाण, भाला, बल्छी इनका उपयोग करेंगे दोस्तों। और हिंसक, जो हिंसा के द्वारा, जैसे कि हिंसा के द्वारा जैसे जंगल से निकले, युद्ध करे, आक्रमण करे, हिंसा के द्वारा जिसे किसी खास तो आक्रमण करेंगे, मूवमेंट चलता रहेगा। इस आंदोलन को दोस्तों देखेंगे तो किसी खास लीडर के अभाव में असफल होना पड़ेगा, कि मतलब कोई खास नेता, लीडरशिप नहीं मिला, नेतृत्व करता इसको, इसलिए ये आंदोलन कौन, बोक्ता विद्रोह, जो बोक्ता मूवमेंट है, ये असफल हो जाएगा दोस्तों, असफल हो जाएगा, ठीक, ये आप रखेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगला मूवमेंट का मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये जिसको हम सभी के लिए ऑल टाइम फेवरेट है, यूपीएससी के लिए भी और जितने भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है उन एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जैसे आपने सबने देखा होगा, इसको दिवस के रूप में आदिवासी दिवस भी मनाते हैं,
बिरसा मुंडा विद्रोह जिसकी बात कर रहे हैं हम, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा एक लीडर था, नेता था, ठीक है, उनका नेता रहा महत्वपूर्ण, ठीक है, जिसको देवता के रूप में देवतुल्य माना गया, ठीक है। और ये मुंडा जो ट्राइब्स हैं, मुंडा जनजाति हैं, इनके द्वारा यह विद्रोह किया जाएगा दोस्तों। तो ये कब होगा कि ये 1890 के दशक में होगा दोस्तों। किन क्षेत्रों में होगा, तो ये भी यही क्षेत्रों में होगा। कहाँ, छोटा नागपुर के जो क्षेत्रों में होगा। और जो आज के जैसे देखेंगे तो सिंहभूम व रांची जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो मुंडा ट्राइब्स हैं, जो सिंहभूम कहाँ में, झारखंड में सिंहभूम हो गया। और जो रांची जो जिला है कि यहाँ के जो मुंडा ट्राइब्स हैं, मुंडा आदिवासियों के द्वारा यह विद्रोह करा जाएगा। इसमें मुख्य लीडर्स रहेगा जिसकी हमने बात करा, बिरसा मुंडा। और ये इसमें एक स्लोगन, एक नारा रहेगा, उल गुलान। उल गुलान करके उनके द्वारा आवाज़ जो नारा स्लोगन दिया गया, इसको महान कोलाहल बोलते हैं, महान कोलाहल, उल गुलान करके आप देखेंगे नाटक में, स्टोरी में या स्कूलों में मुंडा विद्रोह पे नाटक, खेल, नाटक, नाट्यशाला में करा भी जाता है। टीवी में, समाचार में, मूवी भी बनी रहती है, देखे होंगे। तो ये है, ठीक है, उल गुलान, इसी को महान कोलाहल कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या रहा, मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखेंगे तो स्वतंत्रता रहेगा दोस्तों, फ्रीडम, स्वतंत्रता, व एक मुंडा राज स्थापित करना। कौन, ये मुंडा ट्राइब्स को स्वतंत्रता का मेन रहेगा, एक मुंडा राज स्थापित करना चाहेंगे। और धार्मिक तथा राजनीतिक आज़ादी, इनको जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए भी यह मूवमेंट ये लोग चलाएंगे। इनका जो पीरियड जिसे अवधि में देखेंगे तो 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक जारी रहेगा। ये देखना 1990 में होता है और 1890 में होता है, और ये 1900 तक ये चलेगा, फिर वो आगे तक इससे बढ़ते रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये कहीं कहीं छुटपुट, तो ये 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक ये जारी रहेगा। कौन प्रथम चरण तक, जो मूवमेंट, जो आंदोलन की जो प्रथम चरण होता है उसके तक यह जारी रहेगा। बिरसा मुंडा को 2 साल सजा के बाद वो जैसे उसका स्वास्थ्य खराब होता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसके बाद भी देखना। तो जैसे क्यों राइजिंग हुआ, वाई राइजिंग, अपन देखेंगे कि क्यों ये मुंडा विद्रोह, क्यों यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका मुंडा विद्रोह का उद्भव होता है। तो देखेंगे इस क्षेत्र में ना दोस्तों, जैसे ब्रिटिश व्यवस्था ही, इसके प्रभुत्व में जो डोमिनेंस होगा ब्रिटिश व्यवस्था में, जो आदिवासियों के जो सामाजिक रीति रिवाज रहेंगे, वो उनके जो भूमि संबंधी जो पारंपरिक तरीके हैं, ये काफ़ी प्रभावित होंगे दोस्तों। जैसे कि क्यों प्रभावित होंगे, जैसे भूमि आप देखेंगे, आज भी ट्राइब्स को देखेंगे, जैसे सरहुल नृत्य परंपरा होता है, जैसे ट्राइब्स जैसे झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग जैसे एक जैसे जंगल है, वहाँ के जगह को एक ब्यौरा के रूप में ब्यौरा कटाई करते हैं और वहाँ पे आग जला देते हैं। फिर वहाँ पे जैसे बड़े वाले जो बरबट्टी झुंगा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, तो इनका बुआई करेंगे, फसल बोएंगे, और वहाँ जैसे जब तक 1-2 साल तक बोएंगे, फिर वहाँ से लोग माइग्रेट कर चलते हैं, प्रवास कर चलते हैं, फिर दूसरे वनों को काट कर ये लोग करते रहते हैं। तो चूँकि ये ट्राइब ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है, इसके तरह जैसे भूमि बंदोबस्त कानून रहे हैं, तो उनमें जो जमींदारों को जिस तरीके से काश्तकार को वहाँ पे बसाया जाता था, तो वो लोग मुख्य खेतीहर हो गए। और ट्राइबल के जो खेती और इनके जो अधिकार, जो परंपरागत लोग जो खेती करते थे, जो वन को कलेक्शन करते थे, वनोपज जो लकड़ी कास्ट जलाऊ वनोपज लाते थे, तो इनको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा इनके चैलेंजेस, चुनौती के रूप में आता है। इनको कौन, मुंडा ट्राइब्स को लिए बहुत बड़ा चुनौती के रूप में आता है। और जैसे जमींदार रहेंगे, यहाँ पे काश्तकार रहेंगे, ये नए वर्गों का उदय होगा, नए क्लास बनेगा, के साथ ही आजीविका, वहाँ के जो लाइवलीहुड हैं आदिवासियों को कर टैक्स हेतु क्या होगा, दबाव देंगे, ठीक है, दे पाने पर। और उनको स्वयं की जो टैक्स है तो बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, ना दे पाएंगे, स्वयं की भूमि से इनको बेदखल कर देगा। किनको, जो कि ट्राइबल लोग, जनजातियों के लोग, आदिवासियों की भूमि थे, तो उनसे बेदखल करेंगे। और क्या होता है कि जैसे ये लोग बेतहाशा कर्ज के चक्र में फंस जाएंगे। देखो, जैसे ये लोग टैक्स ज़्यादा हुआ, ज़मीन बो रहे हैं, टैक्स नहीं दे पाए तो कर्ज लेते हैं अपने के लिए, बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए, जैसे लोग अपनी पारंपरिक रूप से, तो ये लोग कर्ज लेते हैं शायद साहूकार से, और ये बेतहाशा उस टैक्स के कर्ज के जंजाल में लोग फंसते चले जाते हैं। कौन, ये मुंडा ट्राइब्स इन क्षेत्रों में। तथा इनसे क्या कराया जाता है कि बेगार कराया जाता था, जिसमें जबरन श्रम, दबावपूर्वक श्रम कार्य उनसे लिया जाता था, ट्राइबल जो ट्राइब्स से। ये है, आप जैसे इसके सीन में देखेंगे, जैसे
पिक्चर में, जैसे पिक्चर में आप मूवी देखते हैं तो मूवी में सीन इमेजिनाइज करते हैं, तो मैं उनके सीन दिखाता हूँ आपको। ये दिसंबर 1899 में जो जैसे होगा, दिसंबर 1899 में ज़्यादा एक्सप्लाइट हो, जैसे एक्सप्लाइटेशन के बाद ये ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगा ये मूवमेंट। जैसे कि ईसाई मिशनरियों हैं, ईसाई मिशनरीज हैं, दिकुओं हैं, जमींदार हैं, वन ठेकेदारों को, पुलिस, सरकारी अधिकारी, इन सबको खिलाफ उग्र हिंसक आंदोलन होगा। कौन इनके, इन जो सरकारी अधिकारी, कौन सा, ब्रिटिश जो कंपनी के जो कार्यरत हैं उनके जो पुलिस हैं, जो ठेकेदार हैं, इनसे, ठीक है, हिंसक आंदोलन होगा। और 1900 जो सन 1900 में जो बिरसा मुंडा क्या होगा, ये मूवमेंट चलेगा, और 1900 सन में ये बिरसा मुंडा क्या है, गिरफ्तार हो जाएगा। कैद में बीमारी और अन्य कुछ कारणों से, अन्य वजहों से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अन्य जो रिबिलियन है, अन्य जो विद्रोही हैं, इनको क्या होगा कि जेल होगा और मृत्यु दंड होगा, और अंततः आंदोलन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये आंदोलन कौन, ये हम मुंडा, बिरसा मुंडा जो आंदोलन, मुंडा विद्रोह की बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट का क्या होगा, ये तो हुए सीन हमने पिक्चर के रूप में बताया। अब ये जो मूवमेंट चला इन छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा दोस्तों ब्रिटिश जो व्यवस्था में भी, और जो ट्राइबल जो संस्कृति एक देवत्व के रूप में जाना जाएगा। और आज तक जो इंस्पिरेशन होगा कि जो ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, तो ये मूवमेंट का तो आप देखेंगे कैसे कि जो अधिकारियों को, जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी हितों का ध्यान आएगा, ठीक है, इस मूवमेंट के बाद आदिवासी हित जो इंटरेस्ट है उनका ध्यान आएगा। अनिवार्य जो बेकार प्रणाली था इनको समाप्त करा जाएगा, कि जैसे कोई व्यक्ति ने टैक्स नहीं दे पाया, उनके कर्ज में है, तो उनको ज़बरदस्ती बुलाकर या श्रम देना ही पड़ता है, कंपलसरी था ये, तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें जैसे 1903 में कौन है, काश्तकारी अधिनियम पारित होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो मुंडाओं की जो खुदकुट्टी प्रणाली को मान्यता मिलेगा। खुदकुट्टी मतलब क्या, कि जैसे आज भी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिनके जैसे 75 वर्ष तक जो वन भूमि में काबिज है, कौन, जो आदिवासी हैं, वन एवं गैर जैसे वन एवं जैसे परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम को। तो वहाँ पे परंपरागत रूप से जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके पूर्वज ने जो वनों में जो कार्य करा है, जो लाइवलीहुड आजीविका के लिए जो फार्मिंग, कृषि और अपने की खेती के यूज के लिए वन भूमि का सफाई कर इकट्ठा कर उनका उपयोग किया जा रहा है, और उनको भूमि नहीं मिला है, दावा नहीं मिला है, तो इसको दावा देने के लिए, उनके पूर्ण करने के लिए वन अधिकार अधिनियम लाया गया 2006 में। तो इसके तहत उनको भूमि का अधिकार दिया जाता है दोस्तों, कि जिन्होंने वन भूमि में इस तरीके से किया है। और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट भी दिया जाता है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, और इंडिविजुअल भी देता है, व्यक्तिगत दिया जाता है। इसी तरीके से जो खुदकुट्टी प्रणाली है, जो उस टाइम में जो मुंडा प्रणाली, जो खुदकुट्टी वहाँ पे काम करते थे, जैसे आपने जमीन खरीदी करा, वहाँ पे साफ सफाई कर लिए, तो वो खुदकुट्टी काट लिया, तो उस प्रणाली को मान्यता मिलेगा कौन, 1903 के जो बंदोबस्त एक्ट में आएगा, इस कानून के बाद। तथा जो 1908 में जो छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट भी एक अधिनियम पारित होगा, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित होगा दोस्तों। और इसी एक्ट में देखेंगे कि बिरसा मुंडा की जो किंवदंती कथा, जो कहानी बोलते हैं, हमारे जैसे पूर्वज ने हमको, हमारी दादा ने कहानी सुनाते थे, अभी नहीं है, लेट हो गया, ठीक है, ये नानी नाना ने हमको जैसे कहानी सुनाया, तो वैसे ही बिरसा मुंडा की जो किंवदंती कहानी के रूप में प्रसिद्धि मिलेगी। तथा क्या होगा, यह आंदोलन ना दोस्तों कि भविष्योन्मुखी जो आदिवासियों को जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो सुधार आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत बनेगा। और जो आज तक जारी है ना, आज भी देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट होता है तो मुंडा देव, बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, वो चौक चौराहों में आप उनकी मूर्ति देखेंगे, ट्राइबल मूवमेंट को अधिकतर उनके साथ जोड़ के देखा जाता है। ये है, तो ये क्या है, एक तो देवत्व के रूप में उनको प्रसिद्धि मिलेगी, कौन, बिरसा मुंडा को देवता के रूप में, और यह आज भी मूवमेंट जो चल रहा है, तो इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। आगे देखेंगे हम ताना भगत मूवमेंट दोस्तों। और अच्छा, ये वीडियो दोस्तों 18 मिनट से अब हो गया है, तो देखो क्या है, अभी एक शॉर्ट्स कल्चर भी चली आ रही है दोस्तों, कि जो शॉर्ट्स कल्चर, लंबे वीडियो लोग नहीं देखते हैं, आप भी नहीं देखते, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हम डिटेल में और अच्छे और सही तथ्यों का जानकारी देते हैं, तो ये हो जाती है। तो अभी 18 मिनट हो गया है वीडियो का, मैं यहाँ पे वीडियो को रोकूंगा, क्योंकि अगले पार्ट में फिर हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ा लेंगे, ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये लेकिन क्योंकि एक साथ अभी जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, और लोग स्किप करके चले जाते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, क्योंकि शॉर्ट्स कल्चर आ गई, लोग शॉर्ट्स देख देख के सारी चीज़ों को छोटे हल्के में और कम मेहनत में पा लेना चाहते हैं दोस्तों। तो हमारा भी जैसे व्यूअरशिप भी बढ़े, और आप व्यू भी बढ़े, और लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, तो इसके लिए ठीक है दोस्तों। नमस्कार, आगे लेकर हम इसके अगले पार्ट में आएंगे, और अगले मूवमेंट में देवी आंदोलन और ताना भगत मूवमेंट, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 1857 के बाद कैसे ये मूवमेंट चला, इस पे उत्तर जैसे
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वी घाट क्षेत्र में देखेंगे, पश्चिमी घाट में, दक्कन के पठार और पश्चिम क्षेत्रों में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।